हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है और ये कैसे फैलता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा और पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन इंडियन वुमेन आफ्टर द सर्विक्स कैंसर। मतलब सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर आता है वुमेन में, तो सर्वाइकल कैंसर के बाद सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। फिर इसकी डेफिनेशन पर समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज द कैंसर दैट ओरिजिनेट्स इन द ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो जैसे कुछ वर्ड आएंगे, मेलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस एंड जो टीएनएम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको भी स्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। इसका टीएनएम क्लासिफिकेशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, तभी आपको जो इसकी स्टेजेस हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और मैं इसमें भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन आपको टीएनएम क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर कैंसर में अप्लाई होता है। ठीक है, आई होप कि मैंने वो वीडियो आपने देख रखा होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन पढ़ी। ब्रेस्ट कैंसर वो होता है जो ब्रेस्ट टिश्यूज में ओरिजिनेट होता है। ओके, अब हम इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। एटियोलॉजी को ही हम कॉजेज बोलते हैं। तो जो सबसे इसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया वो है नॉन जेनेटिक फैक्टर्स। ओके, तो इसमें जो पहला है कि जेंडर एंड एज, जैसे 99% इन फीमेल्स एंड ग्रेटर आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 50 साल के बाद की उम्र की जो महिलाएं होती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, मतलब उसके पहले भी उनकी कोई हिस्ट्री रही होगी, उनको ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर हुआ हो। नेक्स्ट है हाई फैट इनटेक इन डाइट एंड ओबेसिटी, मतलब वो ज़्यादा हाई फैट की डाइट लेती हों या मतलब ओबेसिटी हो, ओबीज पर्सन मतलब मोटी हों। और रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब कि वो ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, उसके एक्सपोज में आती हूँ। अल्कोहलिज्म, मतलब कि दिन में 2 से 5 बार वो अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ। नेक्स्ट है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब कि जैसे जहाँ पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वहाँ पे वो ज़्यादा उसके क्लोज रहती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। अर्ली मिनार्की, मतलब कि उनकी जो प्यूबर्टी है वो जल्दी आ गई हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट फैक्टर्स, मतलब वो ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे ऐसा पोल्यूशन या जो उनको हार्म कर सकता है ऐसा इन्वायरमेंट हो। तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब हम जेनेटिक कॉजेज़ देखते हैं। जेनेटिक के पहले मदर्स कुछ कॉजेज़ देख ले, जैसे यूज़ ऑफ अंडर वायर्स ब्राज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कसे हुए वो ब्रा पहनती हैं। सिगरेट स्मोकिंग करती है। ओबेसिटी आफ्टर मेनोपॉज, मतलब कि जब उनके जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे 45 से 50 या 55 अप्रॉक्स एज में बंद हो जाता है, उसके बाद अगर वो मोटापा उनके आता है, ओबीज होती हैं, तब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बहुत जल्दी जल्दी वो एबॉर्शन करवा रही हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, उसमें जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, उनके मम्मी को हुआ हो या किसी को भी हुआ हो वैसी फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिकली इनहेरिटेड, मतलब कि उनके जैसे किसी को परिवार में हुआ हो तो नहीं कहते जीन्स की वजह से आगे पीढ़ी में बढ़ता रहता है, तो वो है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक फैक्टर, उनके कोई मॉलिक्यूलर, मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसा भी हुआ हो, कोई भी चेंजेज या फ्लक्चुएशन हुआ हो जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये सारे चांसेस बताए गए हैं। अब हम इसके और टाइप्स देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके 2 टाइप है, एक है नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, एक है इन्वेसिव। देखिए नॉन इन्वेसिव में होगा कि वो ज़्यादा नहीं फैलेगा, वो केवल जिस टिश्यू पर है वहीं पर वो फैलेगा, वहीं के जो सेल्स है उनको डैमेज करेगा। इन्वेसिव का मतलब कि वो आगे फैलता जाएगा, जहाँ पे जैसे डक्ट हो गए, लिम्फ नोड हो गए, इन सबको भी वो हार्म करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे इन्वेसिव वर्ड का मतलब होता है इन्वेड करना, कि और आगे आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव में देखते हैं व्हेन कैंसर रिमेन्स विद इन द डक्ट इट इज कॉल्ड एज नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि वो डक्ट को छोड़ करके जो वहाँ पे जो टिश्यू है उसमें ही वो इन्वेड कर रहा है, वहीं पर वो फैल रहा है, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। अब हम पढ़ते हैं इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। फ्रेंड्स, इसके कुछ सब टाइप्स हैं, उनको मैं एक एक देखेंगे। जो सबसे पहला है वो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा। इसमें जैसे हेडिंग से ही पता चल रहा है डक्टल है, मतलब कि इसमें डक्ट में भी होगा। इट अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ ऑल केसेस, मतलब कि जितने भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं उसमें से 75% तक केवल
यही होता है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। द ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द डक्ट सिस्टम एंड इन्वेड इन सराउंडिंग टिश्यू, मतलब कि जो इसमें जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा का मतलब जो कैंसर है वो ट्यूमर में वो डक्ट में अराइज हो रहा है, क्योंकि जब डक्ट में अराइज होगा, जो डक्ट का मतलब कि वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं उनके नियर बाई डक्ट होती है, तो डक्ट में अराइज होगा। सबसे पहले जो सेल है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे ट्यूमर बनेगा, फिर वही ट्यूमर ही जाकर के आगे कैंसर बनता है। तो जो डक्ट सिस्टम है वहाँ पे ट्यूमर अराइज होगा एंड इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू, और जो उसके आसपास के जो टिश्यूज़ होंगे उनको वो भी अफेक्ट करेगा, उनको इन्वेड करेगा। ऑफन सॉलिड इरेगुलर मास इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, और इसमें क्या होगा, जो मास, एक मास टाइप का मतलब कि बहुत सारे जो सेल्स होंगे एबनॉर्मली जो सेल्स की ग्रोथ हुई होगी वो इकट्ठा हो जाएंगे, और सॉलिड इरेगुलर का मतलब कि कोई इसका साइज शेप प्रॉपर नहीं होगा, कोई भी अजीब टाइप का, सपोज दैट ऐसे ही टाइप का ऐसे ही शेप हो गया है और इस टाइप का जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर ऐसे ट्यूमर टाइप का बन जाएगा, ऐसे सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो सॉलिड इरेगुलर मास इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, ये इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स इमेज में आप देख लीजिए, ये एक इमेज है ब्रेस्ट कैंसर की, इसमें जैसे यहाँ पे इन साइड में यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, तो ये भी इरेगुलर का मतलब कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है और इरेगुलर तरीके से बढ़ रहा है, एबनॉर्मली तरीके से बढ़ रहा है। मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो बनाया था ऑन्कोलॉजी कैंसर के ऊपर, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि कैंसर क्या होता है, तभी मैंने इसमें डायरेक्ट ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि कैंसर क्या होता है। कैंसर जो होता है वो एबनॉर्मली और अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे पढ़ा कि ऑफन सॉलिड इरेगुलर मास इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इनफिल्ट्रेटिंग लोबुलर कार्सिनोमा, इसमें जो होगा वो लोब्यूल्स में होगा। हेडिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ की बात कर रहे हैं। इट अकाउंट्स ऑफ 5 to 10% ऑफ ऑल केसेस, मतलब कि थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। जो डक्टल वाला है वो ज़्यादा ही सीवियर है और मोस्टली देखा जाता है, ये 5 से 10% देखा जाता है। द ट्यूमर अराइज फ्रॉम द लोबुलर एपिथेलियन एंड अकर इन एरिया ऑफ इल डिफाइंड थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, मतलब कि जो लिबूल्स है, जो लोबुलर एपिथेलियम लेयर है, वहाँ पर ये अराइज होगा और वहाँ का जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उनको ही अफेक्ट करेगा, ठीक है। सिंपल में आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मेडुलरी कार्सिनोमा। अब हम इसको समझते हैं, इसमें क्या है, इट अकाउंट्स ऑफ 5% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर, मतलब कि 5% तक देखा जाता है। एंड द ट्यूमर ग्रोज इन अ कैप्सूल इनसाइड अ डक्ट, जो एक डक्ट के अंदर जो कैप्सूल होगा, मतलब एक स्पेस होगा, उसके अंदर ये जो कैंसर है ये ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा मेडुलरी कार्सिनोमा। नेक्स्ट है म्यूसिनस कार्सिनोमा, ठीक है। आप इसको भी जो भी चाहे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, म्यूसिनस, ठीक है। म्यूसिनस कार्सिनोमा अकाउंट्स फॉर अबाउट 3% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर केसेस, मतलब कि मेनली 3% देखा जाता है। एंड इज ऑफन प्रेजेंट इन मेनोपॉजल वुमेन, और ये किस में मोस्टली देखा जाता है, जो मेनोपॉजल वुमेन होती है, मतलब कि जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो चुका हो, मतलब कि आप समझ सकते हैं 50 प्लस वुमेन में, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सिमली 50 तक जो होता है वो जो वुमेन होता है उनका मेनोपॉज पीरियड हो चुका होता है। वुमेन एट द एज ऑफ 75 और अबव, जैसे इसमें 75 दिया गया है, तो जैसे जो मेनोपॉज की वो होती है एज होती है वो 45 से 55 तक होती है, ठीक है, उसके बाद ये देखा जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज ऑल्सो स्लो ग्रोइंग, और ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। जैसे मेनोपॉज हुआ उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा और आपको पहले पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा छोटी मोटी गांठ है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होगा और आप इसको बहुत देर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको म्यूसिनस कार्सिनोमा बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर केसेस, ठीक है। ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा जो होता है 2% देखा जाता है ऑल ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा, दिस टाइप ऑफ कैंसर इज रेयरली फाउंड अबाउट 1 to 2%, मतलब कि बहुत कम देखा जाता है, मतलब कि बहुत कम, रेयरली फाउंड किया जाता है। इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय डिफ्यूज एडिमा, ये किसके द्वारा कैटेगराइज, मतलब इसके क्या सिम्टम है, डिफ्यूज एडिमा, जिसमें जैसे सपोज दैट इन्फ्लामेशन हो गया, सपोज दैट ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में किसी भी रीज़न की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन का मतलब कि उसके अंदर सूजन आ गई है और कुछ रिएक्शन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन का दूसरा नाम इन्फ्लामेशन होता है। तो जब अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग आएगी, एडिमा होगा, और उसी के बाद आपको लगेगा कि नॉर्मल कोई डिजीज़ कंडीशन है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बनते वो कैंसर फॉर्म कर लेती है। तो ये हमने पढ़े इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर।
अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इसमें ये जो ट्यूमर बनेगा, क्योंकि कैंसर से पहले ट्यूमर बनता है, तो जो ट्यूमर बनेगा वो 2 सेंटीमीटर से कम होगा। नो लिम्फ नोड एंड नो डिटेक्टेबल मेटास्टैटिस। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी जो लिम्फ नोड है वो अफेक्ट नहीं होगा और ना ही डिटेक्टेबल मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस का मतलब होता है कि जो कैंसर है वो आगे बढ़ता रहता है। सपोज दैट पहले एक सेल में हुआ, उसके बाद टिश्यू में गया, टिश्यू के बाद जो नियर बाई लिम्फ नोड है वहाँ पर गया, उसके बाद किसी दूसरे ऑर्गन में गया। तो ये जो बढ़ता है ना, ये बढ़ने की स्टेज को बोलते हैं मेटास्टैसिस। मतलब कि कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में हम कोई भी मेटास्टैसिस नहीं देखते हैं, ठीक है। ये केवल 2 सेंटीमीटर से कम का होता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर बट लेस देन 5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो सेकेंड स्टेज में जो ट्यूमर होगा वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा। और इसमें भी कोई मेटास्टैसिस नहीं होता है। जिस जगह पर कैंसर बनेगा उसी जगह रहेगा, फैलेगा नहीं, कोई भी आगे ऑर्गन के लिए डिफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर और अ ट्यूमर ऑफ एनी साइज। मतलब कि इसमें है कि उसके 5 सेंटीमीटर से ट्यूमर जो है वो बड़ा हो जाएगा और अब वो साइज उसका साइज इतना बड़ा हो रहा है कि वो उसे हम मेजर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मली मेजर कर सकते हैं और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब उसके आगे बढ़ता जा रहा है मतलब कि वो सीवियर स्टेज में हो रहा है और यहाँ पर भी कोई मेटास्टैसिस नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर ऑफ एनी साइज विद आइदर कैंसरियस और नॉर्मल लिम्फ नोड। इसमें यह है कि इसमें जो ट्यूमर है वो मतलब कि एबनॉर्मल साइज़ का हो गया, उसका कोई प्रॉपरली साइज़ नहीं है और उसके अंदर कैंसरियस सेल जो हैं वो बनने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्यूमर बनता है, ट्यूमर के बाद ही कैंसरियस सेल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेज में उसमें कैंसर सेल्स डेवलप होने लगे हैं और डिस्टेंस मेटास्टेसिस भी स्टार्ट हो गया है। डिस्टेंस मेटास्टेसिस अभी मैंने समझाया कि अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करने लगा है, हार्म करने लगा है। तो ये हमारी 4 स्टेज थी। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं। इसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहला साइन एंड सिम्टम्स है वो है निप्पल डिस्चार्ज। जो हमारे निप्पल से जो ब्रेस्ट है वहाँ से डिस्चार्ज होगा, विच में भी स्पॉन्टेनियस, मतलब कि वो अचानक से वो स्टार्ट हो जाएगा डिस्चार्ज होना। वो कैसा डिस्चार्ज होगा? ब्लडी होगा, मतलब कि इसमें से ब्लड भी आ रहा होगा, क्लियर और सीरियस, ठीक है। नेक्स्ट है निप्पल रिट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि जो वो निप्पल होता है वो इनर साइड में रिट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे इमेज में देखिए, जैसे यहाँ पर ये ऐसे बाहर को उभरा हुआ है तो वो इनर साइड को हो जाएगा, नॉर्मली ऐसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं निप्पल रिट्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं जो थर्ड सिम्टम है वो है अ फर्म लिम्फ और थिकनिंग ऑफ अ ब्रेस्ट विच इज़ यूजुअली पेनलेस। वहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी, जो ब्रेस्ट एरिया वहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी और वो पेनलेस होगी, वहाँ पे आपको पेन नहीं होगा। नेक्स्ट है अल्सर एंड एडिमा। वहाँ पे आपको अल्सर होने के चांसेस रहेंगे, एडिमा होगा, ऑरेंज पील स्किन हो जाएगी, ब्रेस्ट एसिमेट्री हो जाएगी। इसका मतलब कि जो वहाँ का एरिया होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, देखने में भी वो सिमिलर नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिम्पल ऑन द स्किन। स्किन पर डिम्पल पड़ने लगेंगे, जो वहाँ की सराउंडिंग स्किन होगी, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम अब उसके जांच में क्या क्या करेंगे, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो उसका एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट मैमोग्राफी टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़। मैमोग्राफी होता है कि जो हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसकी पूरी जाँच करेंगे और कोई भी जो एबनॉर्मलिटी होगी उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन दिस टेस्ट स्पेशल एक्सरे यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जो मैंने अभी समझा दिया है। नेक्स्ट बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि वहाँ का जो ब्रेस्ट कैंसर है वहाँ का एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल को चेक करेंगे। उसमें बायोप्सी हमेशा कैंसर की जांच करने के लिए की जाती है, टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ कैंसर, ओके। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करेंगे। इन दिस टेस्ट साउंड वेव्स आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लूइड फिल सैक एंड सॉलिड मास। मतलब कि इसमें जो साउंड होगा उसको वहाँ पर भेजा जाएगा और जैसे साउंड जो होगा वो नॉर्मल जगह पे ट्रैवल करेगा तो उसका साउंड अलग होता है, एयर में ट्रैवल करता है तो अलग होता है, और जब कोई भी ठोस जगह से ट्रैवल करता है तो उसका साउंड अलग होता है। तो वहीं पर हम उसका जो साउंड वेव्स है उसको
हेयर करेंगे और सुनेंगे। नेक्स्ट है गैलेक्टोग्राम, एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग, बोन स्कैन, ये सारे हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है MRI करेंगे अगर डॉक्टर बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, CBC करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, टोटल सीरम फॉस्फेट लेवल चेक करेंगे, CT स्कैन ऑफ चेस्ट करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ऐसे करेंगे। मतलब कि हम जितनी भी सारी जाँचें हैं वो सारी जाँचें करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि किस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इसके लिए हम क्या क्या जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जो कैंसरस सेल होती है उनको किल करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स, ठीक है। तो इसमें भी कीमोथेरेपी देंगे। जो पर्टिकुलर मेडिकेशन लिखी हुई हैं उनको हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें हम रेडिएशन थेरेपी करेंगे, ठीक है। इसमें प्राइमरी रेडिएशन थेरेपी, हाई डोज ब्रैकीथेरेपी एंड पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी, ये सारी हम थेरेपीज पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स रेडिएशन थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे माइल्ड फटीग, उसको थकावट होगी, सोर थ्रोट, उसके जो गला है उसमें थोड़ा सा पेन होगा, इस टाइप के उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पेशेंट को ड्राई कफ हो सकता है, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसको भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है एडिमा इन एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं सर्जिकल थेरेपी, मतलब कि हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी सर्जरी करेंगे। तो फर्स्ट है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। इसमें होगा इट इज़ परफॉर्म टू ट्रीट इन्वेसिवनेस। जो अभी मैंने बोला था इन्वेसिवनेस का मतलब कि इन्वेड करना, आगे आगे जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्वेड करते जाना, उनको हार्म करते जाना। तो उसको वो प्रोसेस है उसको ट्रीट करने के लिए ये जो सर्जरी है परफॉर्म करी जाती है। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द इंटायर ब्रेस्ट टिश्यू। जो है इसमें जो इंटायर ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, जो अफेक्टेड टिश्यूज़ हैं, जो दूसरे फ्रेश टिश्यू को हार्म कर रहे हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं और उस सर्जरी का नाम होता है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। नेक्स्ट है टोटल मेस्टेक्टमी। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड निप्पल एरियल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होता है इसमें टोटल जो ब्रेस्ट है उसको रिमूव करते हैं एंड जो निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है उस पार्ट को भी रिमूव कर देते हैं। पहले वाले हम केवल जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं उनको हटा रहे हैं, जो दूसरे ऑर्गन को इन्वेड कर रहे हैं, तो वो इसलिए उसको इन्वेसिव थेरेपी भी बोला जाता है, इन्वेसिव थेरेपी भी बोला गया है। टोटल मेस्टेक्टमी में हम टोटल उसका जो ब्रेस्ट विद निप्पल एरियोला है उसको भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी। वाइड एक्सीजन पार्शियल और सेगमेंटल मेस्टेक्टमी इज परफॉर्म टू एक्साइज द ट्यूमर इन ब्रेस्ट कम्प्लीटली। इसमें होता है कि वाइड एक्सीजन मतलब कि एक बड़ा सा ही मतलब कि हम इंसीजन करते हैं। पार्शियल और सेगमेंटल मेस्टेक्टमी मतलब कि इसमें जो भी जैसे सपोज दैट ब्रेस्ट के हाफ पार्ट में ही उसको कैंसर है तो हम हाफ पार्ट रिमूव करते हैं, अगर फुल पार्ट में कैंसर है तो फुल पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। परफॉर्म टू एक्साइज द ट्यूमर इन ब्रेस्ट कम्प्लीटली, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए हम ब्रेस्ट का जो ट्यूमर का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेस्ट को ट्रीट करते हैं। तो ये हमने टोटल 3 सर्जरी पढ़ी। एट द लास्ट में हम पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब एज ए नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, वो हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसमें केवल आप नर्सिंग डायग्नोसिस है वो डिस्कस करेंगे और ये जो नर्सिंग इंटरवेंशन है आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में मेनली जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वही लिखना होता है और अगर वो बोला जाता है स्पेशली अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप NCP बना सकते हैं। तो जो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कैंसर थेरेपीज एंड इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट। इसमें डिजायर्ड आउटकम क्या है, पेशेंट स्किन इंटीग्रिटी विल बी नॉर्मल, ठीक है। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो पेशेंट के स्किन की इंटीग्रिटी है वो नॉर्मल हो जाए। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन में जैसे असेस जनरल कंडीशन, स्किन कंडीशन इंक्लूडिंग कलर, टेक्सचर, ये सब हमको असेस करना है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट्स हैं, इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड वेयरिंग ऑफ टाइट एंड अनकंफर्टेबल ब्रा, मतलब कि वो कोई भी कसे हुए कपड़े ना पहने, ये सब हमको पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस आता है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर एविडेंस्ड बाय डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स। अगर पेशेंट की सर्जरी हो गई तो उसको मूवमेंट करने में कॉमन सी बात है, उसको डिफिकल्टी होगी, तो इसका डिजायर्ड आउटकम क्या है, द पेशेंट विल मेंटेन फिजिकल मोबिलिटी, ठीक है। इसका भी नर्सिंग इंटरवेंशन में हम उसकी जो जनरल कंडीशन है वो एसेस करेंगे, उसकी जो फंक्शनल मोबिलिटी लेवल है वो एसेस करेंगे, ये सब चीज़ें हम एसेस करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमको डायग्नोसिस क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर सेकेंडरी टू इनएडिक्वेट डिफेंस एंड इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, इसका डिजायर्ड आउटकम है मिनिमाइज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, मतलब कि अगर पेशेंट को सर्जरी हुई है, अगर उसका मतलब कि इतना बड़ा उसको सर्जरी हुई है तो उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कसे हो जाएंगे। स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में वो स्वेलिंग हो जाएगी। वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फेडिमा हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम दी वुंड, मतलब जो घाव है वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इतने इसके 4-5 जो है वो कॉम्प्लिकेशन। आज हमने पढ़ा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेनली टाइप्स, साइंस, सिम्टम्स, ये सब हमने डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आएगा या तो 10 नंबर का आएगा, उसके लिए इनफ कंटेंट है। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड अगर किसी दूसरे कैंसर पे, किसी दूसरे टॉपिक लाइक लिवर कैंसर, लंग कैंसर, इस पर भी आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स जो ऑन्कोलॉजी का वीडियो है, ऑन्कोलॉजी कैंसर एंड टेनम क्लासिफिकेशन, वो दोनों वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।